नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज के फेसबुक लाइव पेज पे। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। महाराष्ट्र में इन दिनों मराठी बनाम हिंदी का जोर एकदम ट्रेंड पे है, लोगों की जबान पे है। लेकिन सवाल यह है और दुख का विषय कि वो मराठी बनाम हिंदी बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों को सुरक्षित उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं। यानी कि टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर वाले लोग जो दिन और रात मेहनत करके लोगों को उनके घर घर, उनके ऑफिस और उनके मंजिल तक छोड़ने का काम करते हैं। इस वक्त हम रायला देवी तालाब पे मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये सारे जो चेहरे हैं, ये चेहरे ना किसी बिजनेसमैन का है ना कोई नेता है, बल्कि ये हर लोग अपने रिक्शे को चलाते हुए लोगों को अपने मंजिल की तरफ पहुंचाने का काम करते हैं। जब से प्रताप सरनाईक ने ये कहा था कि मराठी अनिवार्य होगा, तब से रिक्शा चालकों में एक भय का माहौल था, एक डर था। लेकिन अब वो माहौल थोड़ा सा थमा है, क्योंकि प्रताप सरनाईक अभी उस वक्त को थोड़ा बढ़ा दिए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अब लोगों को मराठी सिखा रही हैं और कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं। सवाल यह है कि मराठी पहले क्यों नहीं सिखाया गया। सवाल यह भी है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार है, दिल्ली में भी उसकी सरकार है और महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार। उत्तर भारतीय नेता किस बिल में छुप गए हैं जो उत्तर भारतीयों के लिए कोई बयान नहीं किए, या बड़े नेता इस पे अपनी सफाई कोई पेश नहीं किए। इन्हीं लोगों से बात करेंगे और इनका दुख दर्द जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिक्शा चालक अपनी जान पे खेलकर लोगों की सर्विस करता है, लोगों को मंजिलों तक पहुंचाता है, लेकिन उसका दुख दर्द कोई समझ नहीं पाता। वहीं एक नेता, एक अधिकारी इस रिक्शा चालक के टैक्स ये मजे करता है, पेंशन्स लेता है, बाकी सुविधाएं लेता है। उनके लिए अलग कानून और इनके लिए अलग कानून। बात करेंगे लोगों से। दादा क्या नाम है आपका? माझा नाव साहेब ओमप्रकाश सियालाल गुप्ता आहे। तुम्ही रिक्षा किती वर्षापासून चालवता आणि मराठी आणि हिंदी जेव्हा झालेला आहे भाषाचे तक्रार, तुम्हाला काय काय त्रास बघायला लागतो? मी साहेब ठाणे शहरामध्ये 15 वर्षापासून रिक्षा चालवतो। जभी से मराठी हिंदी का वाद विवाद चालू हो गया है, एक मन में घबराहट रहता है। हाँ, अभी क्या है, हम मराठी सीख रहे हैं, तो ऐसा जब रिक्शे में कोई पैसेंजर बैठता है, मराठी में बात करने को बोलता है, तो थोड़ा आता है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, मन में घबराहट रहता है, डर का एक माहौल है। किस तरीके से अभी आप लोग शिव परिवार से जुड़े हैं और शिव परिवार काफी दिनों से रिक्शा वालों के लिए काम कर रहा है। मैं कई बार कवर भी कर चुका हूं शिव परिवार के इस लोगों को कि किस तरीके से वो रिक्शा वालों का कभी चाहे वो आपका जो फाइन्स है उसके लिए काम करता है, रूल्स रेगुलेशन के लिए काम कर रहा है। अभी शिव परिवार आपको मराठी भी सिखा रहा है। किस तरीके से सीख रहे हैं और कितना उसका उपयोग कर पा रहे हैं आप लोग? हम सर अभी विनय सर के माध्यम से शिव परिवार के शिव प्रतिष्ठान से विनय सर से मराठी सीख रहे हैं, और जो भी हमको जहाँ पे प्रॉब्लम है, दिक्कत है, हम उनके मार्गदर्शन में काम करने को तैयार हैं, काम कर रहे हैं। मराठी कितना जानते हैं और उसका उपयोग कितना हो पा रहा है आपके निजी जीवन में इस वक्त? अभी सर जो भी जानते हैं, ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जानने का कोशिश जारी है। हम मराठी सीख रहे हैं सर के मार्गदर्शन में। धन्यवाद दादा। और भी लोग हैं, सबसे बात करेंगे। मराठी हमारी भाषा है, मराठी का सम्मान है, लेकिन भाषाओं को लेकर राजनीति करना, राजनीति समीकरण बनाना और एक आम इंसान यानी कि रिक्शा वालों को डराना, ये कहाँ का नीति है, कहाँ का कानून है, ये सवाल तो है। लेकिन सवाल यह भी है कि देवेंद्र फडणवीस राज्य में मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री। ऐसे रिक्शा वालों के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाते? ऐसे रिक्शा वालों पे जब कोई अटैक होता है तो ये सारे नेता कहाँ रहते हैं? जब भाषा को लेके इन रिक्शा वालों को मारा जाता है तो नेता कहाँ होते हैं? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच में ही हम इन लोगों से बात कर रहे हैं, इनके बीच आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इनका सवाल, इनका दर्द
आखिर कोई नेता क्यों नहीं समझ पाता? क्यों गरीबों के ऊपर ही नेताओं का बयान होता है और नेता उन्हें टारगेट करता है? लोगों से बात करेंगे और भी लोगों से। मेरे साथ हैं दादा, क्या नाम है आपका? विजय गजानन पवार. पवार साहेब, आता तुम्ही पण रिक्षा चालवतात आणि एक उत्तर भारतीय पण रिक्षा चालवतात. हिंदी आणि मराठी जेव्हापासून ते झालेलं आहे, असं वाटतं एक तरफ जो हमारी केंद्र सरकार है या राज्य की सरकार है, वो ये कह रही है कि हमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। पवार साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी हिंदू और एक उत्तर भारतीय रिक्शा वाला भी हिंदू, और हिंदू हिंदू को बांटा जा रहा है? वाद ते नाहीये इथं. म्हणजे डायरेक्ट हिंदुस्थानवर आपल्याला वाद नाही करायचा आहे. कसं ते हिंदुस्थान तर एकच राहणार आहे आपलं, बरोबर आहे. पण मुद्दा असा आहे की प्रांतिक जे हे आहेत, प्रांत बनवलेले आहेत भाषिक ह्याच्यावर, फक्त इथं मराठी बोलायला सांगतात. ते काय म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट गोळी तर नाही घालत असं आपले म्हणायचं. आपलं उदाहरण, आता माझे हे बघा, हे दोन मित्र आहेत, शुद्ध मराठी बोलतात. यांना कधीच कुठला प्रॉब्लेमच येत नाही. त्यांना प्रॉब्लेमच येत नाही. कुठं आम्हाला जेवढं म्हणजे काही येत नाही एखादं, ते पण हे मराठीत शब्द बोलतात. असे पण आहेत. म्हणजे फक्त भाषेचाच येत नाहीये, पण काही आपले रिक्षावाले पण चुकीचे वागतात, काही पॅसेंजर पण चुकीचे वागतात. मग तिथं फक्त काय रिक्षावाल्यांची चुकी असते असं नाही, काही पॅसेंजरची चुकी असते असं पण म्हणू शकत नाही आपण. आणि दुसरी गोष्ट, आपलं म्हणजे काय आरटीओचे काय एखादे नियम पण कडक आहेत, मग त्याला आपल्याला फॉलो करताना खूप तकलीफ होते. पण आता शेवटी नियम बनवलाय तर त्याला करावा लागेल. पवार साहेब, तुम्हाला माहितीये आता ठाण्यामध्ये परिवहन मंत्री झालेले आहेत प्रताप सरनाईक. तुम्ही काय त्यांच्याशी मांग करणार? आरटीओचे नियम कसाला वागायला पाहिजे आणि आरटीओ ऑफिसर तुम्हाला कसाला वागायला पाहिजे? आरटीओचे नियम काय, एक आपलं म्हणजे गॅसच्या बाटल्याचं कमी करायला पाहिजे. पुन्हा पासिंगचं जे 8 वर्षापर्यंत 2 वर्षाला आहे आणि 8 वर्षाच्या नंतर 1 वर्षाला आहे, ते पण 2 वर्षाला राहिलं पाहिजे. बाकी अजून फाईनचं जरा म्हणजे कमी केली पाहिजे. हे एक आहे. धन्यवाद पवार साहब. तो पवार साहब थे, इन्होंने भी बताया कि मराठी भाषा का वाद नहीं है, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, लेकिन मराठी और हिंदी एक मौसी और एक माँ के बच्चे को भाषा के रूप में लड़ाया जा रहा है. ऐसा कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये लोगों का सवाल है. इनसे भी बात करेंगे. भैया, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम विजय कुमार पाल, मैं यूपी से हूँ. आता आप कितने साल से रिक्शा चलाते हो? मैं 12 साल से रिक्षा चला रहा हूँ. मराठी आती है? हो येते. माझी म्हणजे जन्मभूमी अगर यूपी आहे तर कर्मभूमी महाराष्ट्र आहे. म्हणून महाराष्ट्रावर मला खूप गर्व आहे आणि मराठीसाठी आम्हाला कुठली भीती नाही कोणाची, आणि कोणीही आम्हावर दबाव टाकायचा नाही. आम्ही प्रेमाने मराठी शिकणार आणि प्रेमाने मराठी बोलणार. पाल साहब, एक सवाल है. आज की यूथ पीढ़ी है, चाहे वो उत्तर भारत का बच्चा हो, चाहे बिहार का बच्चा हो, साउथ का बच्चा हो या गुजरात का बच्चा हो, महाराष्ट्र में रहता है तो उसको मराठी तो आती ही है. मराठी कुछ लोगों को नहीं आती है, यानी कि 10 या 15% लोगों को, जिसमें रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं या ठेले वाले हैं. बाकी की जो जनरेशन है वो तो मराठी आती है. लेकिन पाल साहब, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि मराठी और हिंदी की राजनीति के चक्कर में एक हिंदू और हिंदू दुश्मन हो रहा है? नहीं, इसमें हिंदू एक दूसरे से दुश्मन नहीं हो रहा. एक कुछ ऐसे लोग हैं जो आप गरीब तबके के लोगों को परेशान कर रहे हैं. जैसे अभी मार्केट में जाने पे किसी को घर में वाद हुआ है, वो आके जानबूझ के भाजी वाले से झगड़ा करेगा. हिंदी नहीं आ रहा है, मराठी नहीं आ रहा है, उसके ऊपर बात करेगा. रिक्शा वाले से झगड़ा करेगा. ऑफिस में किसी कलीग से झगड़ा हुआ है, रिक्शा वाले पे गुस्सा निकालेगा. अभी समझो किसी अपने हिंदू भाई को मराठी नहीं आ रही है, तो आप ये अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालेगा, तुझे मराठी बोलना है. तो ऐसा ये सब चल रहा है. बाकी राजनीति तो वो अलग तरह की है. और इधर जो है, जो परिवहन मंत्री जो नियम निकाल रहे, उसके लिए हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं. हम लोग मराठी बोलेंगे, मराठी सीखेंगे. दादा, क्या नाम है काका आपका? तर नाव राकेश गिरी आहे. गिरी साहेब, तुम्ही उत्तर भारतीय? हो, आम्ही मराठी मराठी बोलतो. 25 वर्ष झालं मला रिक्षा लाईनीत. हो, तुम्हाला किती त्रास सहन करावा लागतो? त्रास तर भरपूर आहे साहेब, त्रास भरपूर आहे. मग काय आहे, आपण चालतंय बोलायचं. मराठी महाराष्ट्रामध्ये आहे ना, मग मराठी बोलायचं. नाही येत ना तरी पण शिकायचं. हो. आणि जेव्हापासून ते परिवहन मंत्रीचा निर्देश निघाल्यापासून
तुम्हाला काय वाटतं किती त्रास अजून वाढलेला आहे रिक्षा चालक वाढले त्रास वाढले मग आता काय आहे साहेब, त्यांचं सरकार आहे. सरकार म्हणजे आपलं एवढंच मान्य आहे ना, तुम्ही त्या मुद्दा दिलाय ना तर ते शिकलं पाहिजे. त्या महाराष्ट्रामध्ये आहे ना, ते महाराष्ट्रात शिकली पाहिजे. ते आपली जन्मभूमी कर्मभूमी आहे. कर्मभूमी आता आपण इथे पोट भरतोय, ते तर शिकलं पाहिजे माणसांनी. आता शिवपरिवार टॅक्सी चालक कल्याण समिती जे आहे ते तुम्हाला मराठी पण शिकवते आणि ते लोक तुमच्या फाईन किती कम करा, कसा करा, नियम काय, आरटीओ ऑफिसर, ट्रॅफिक ऑफिसर सगळे तुम्हाला एकत्र आणून देतात. ते तुमच्यावर काम करतात. तुम्हाला असं पाहिजे का, या तुम्हाला असं हवेत का की हे राजकारणी लोकांना पण असं करायला पाहिजे? नाही, राजकारणी पण लोकांना कळायला पाहिजे. असं आताच दुपारी स्टेशनला मी होतं, एक माणूस आला, 2-3 बॉक्स होता त्यांच्या हातात, त्याने रिक्षामध्ये टाकलं. मी म्हणलं साहेब, ही हवालदार माझ्या समोरच उभा आहे. म्हणलं साहेब, हे आता सामान काढा बाहेर, मी जाणार नाही. म्हणलं काय नाही जाणार आहे? म्हणलं एवढे बॉक्स आहे, मी जाणार नाही घेऊन. कारण का त्या दिवशी 5 पेटी बॉक्स होता आंबाचा, त्यांनी 1500 रुपये फाईन मारलं 3 हात नाक्यावर. मी आता हवालदार साहेब इथे उभा आहे, त्याने म्हणलं माझ्या 1500 रुपये फाईन ते कॅन्सल करा, मी तुम्हाला बसवतोय गाडीमध्ये. हवालदार बोलते आम्ही काहीच बोलणार नाही बाबा, तू तुझं बघ, घेऊन जायचं असेल तर घेऊन जा, नसेल तर जाऊ दे. आता स्टेशन आमच्या साहेबांचे फोन चालूच होता. परिवहन मंत्री को परिवहन मंत्री थाने के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी थाने के हैं. 2 मंत्री अब थाने में हैं. इन दोनों मंत्रियों से गिरी साहब क्या मांग करेंगे रिक्शा चालकों के लिए? मागणी एवढेच आहे ना आमचं, की आमच्या गरीब माणसावर पोटावर पाय नको मारू, बस, बाकी काहीच नाही. जय महाराष्ट्र. सुना आपने, ये गिरी थे और ये गिरी महाराज उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन मराठी तो ऐसा बोलते हैं कोई समझ भी नहीं पाएगा कि उत्तर भारतीय हैं. 10% ऐसे लोग हैं जो मराठी नहीं जानते हैं. यहाँ काफी लोग हैं जो मराठी सीख रहे हैं, मराठी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मातृभाषा बना रहे हैं और अपने सारे संस्कार को अपनाने का काम कर रहे हैं. ठीक है, ये सभी चेहरे कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, ये रिक्शा चालक है. और ये वो रिक्शा चालक हैं जो समय नहीं देखते हुए हमें अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं. लेकिन गरीब लोगों के लिए ही भाषा अनिवार्य करना, अमीरों के लिए कुछ और नियम बनाना, ये कहाँ का न्याय है? ये मेरा सवाल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से है. और यह भी कहना है कि आज कई रिक्शे वालों का ऐसा देखा जाता है कि रिक्शे वाले जब अपना रिक्शा चलाते हैं तो वहां, जैसे कि यहाँ लोगों ने कहा कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोग रिक्शा वाले को टारगेट करते हैं भाषा को लेके. ऐसे में जब दूसरी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं और रिक्शे वाले को टारगेट करती हैं या किसी रिक्शे वाले को मारा जाता है, तब ये मंत्री लोग कहां होते हैं? क्यों तुरंत एक्शन में इनकी फोर्स नहीं आती है? अगर जिस दिन सरकार अपनी गलतियों को छुपा के प्रशासन को टाइट करेगी और जो मनचले लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन पे कार्रवाई करेगी, तो वह दिन दूर नहीं होगा कि हर बंदा मराठी बोलेगा, हर बंदा कहेगा कि जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश, जय महाराष्ट्र. लेकिन उसके पहले हमारे नेताओं को भी थोड़ी अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कह तो हम रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन भाषावाद करके कहीं ना कहीं एक हिंदू और दूसरे हिंदू भाई को लड़ाया जा रहा है. मेरे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे. क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अशोक कुमार गुप्ता है जी, कितने साल से मराठी अपना रिक्शा चला रहे हो? सर। 15 साल हो गया मुझे रिक्शा चलाते। कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी तकलीफों को सामना करना पड़ता है, जैसे कि ट्रॅफिक हवलदार हो गए आणि आपले पोलीस वाले हो गए, ते लीगल फाईन मारतात. आपले फाईन कसं मारते ते आम्ही रिक्षा चालवतो ते छायामध्ये उभा राहतो. हे ऊन लागतं, सगळं ऊन लागतं, ते मी छायामध्ये उभा राहतो, तर माझ्या आले तो फाईन मारतो. त्याला आता मी पण ऊन लागतं साहेब, मी ऐकून घ्या, ते साठी फाईन मारतो. आता साहेब काय बोलणार, तो ट्रॅफिक वाले ऐसे ऐसे प्रसार करते.
सुना आपने, इनकी ये कहानी है और ये सच भी है कि नियम और कानून सिर्फ रिक्शा वालों के लिए है। अगर रिक्शा वाले कहीं अपनी गाड़ियां खड़ी किए हैं, आराम कर रहे हैं, तो वहां इंसानियत नहीं, वहां कानून का डंडा चलता है। लेकिन वही किसी आमदार की गाड़ी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई नगर सेवक हो, तो शायद यही हवलदार उन्हें जगह देते हैं और बोलते हैं साहब क्या आप रुकोगे या जाओगे, तब वो कानून कहाँ होता है। मेरे साथ शिव शांति के और शिव परिवार के प्रमुख विनय सिंह हैं, इनसे भी बात करेंगे। विनय जी, ऐसा लग रहा है मराठी और हिंदी बनाम जब से चला है, मराठी आनी चाहिए, ये अनिवार्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें चल रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रांतवाद करके या भाषावाद करके हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक समीकरण काम कर रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग उतना समझ नहीं पाते। शिव परिवार के माध्यम से, शिव शांति के माध्यम से कंटिन्यू पर्यावरण पे काम करना, सकारात्मक काम करना, प्रशासन के सारे निर्णय को सकारात्मक लेना, इस भूमिका के साथ हम लोग काम करते हैं। आज जितने भी शिव परिवार रिक्शा टैक्सी कल्याण समिति के यहाँ सदस्य जुड़े हुए हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग इस महाराष्ट्र की भूमि को अपनी कर्म भूमि और अपने लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता मानते हैं। यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, इस मिट्टी को चंदन मान करके हम लोग यहाँ की भाषा को और पूरी संस्कृति स्वीकार करते हैं। कोई भी शिव परिवार जुड़ा व्यक्ति, कोई भी हिंदी भाषी, परप्रांति, कोई भी जो महाराष्ट्र में रहता है, वो महाराष्ट्र का अपमान कोई नहीं करना चाहता, हर कोई महाराष्ट्र का सम्मान करना चाहता है। लेकिन विषय कैसा है? विषय ये है कि मराठी के नाम पर विषय को डाइवर्ट करने से बजाय हम इसको सकारात्मक लेते हैं और हम कहते हैं कि हम मराठी सीखेंगे भी, मराठी बोलेंगे भी, मराठी में बात भी करेंगे और जितने भी हमारे मराठी बांधव हैं उनको अपने साथ भाई से भाई जैसा मिलता है वैसा मिल करके अपने साथ जोड़कर चलेंगे। और यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूंगा, अपनी परंपराओं में, अपनी संस्कृति में हमेशा पिछले 6 साल 7 साल से हम लोग सुंदरकांड करते हैं। हम लोग गणेश जी की आरती, सबसे पहली आरती जो हमारी होती है वो सुख करता दुख हरता से शुरुआत होती है। हमेशा हम लोग हमेशा मराठी चीज को अपना समझ के, मराठी हमारी ही बात है, हमारी माँ और मौसी का रिलेशन है। तो जो राजनीतिक तरह के लोग होते हैं जिनको अपना राजनीतिक हेतु सिद्ध करना है, वो अपने हेतु के लिए अपने स्टेटमेंट देते हैं, अपनी चीजें करते रहते हैं। और जो भी सरकार का निर्णय होगा, सकारात्मक निर्णय का स्वागत करेंगे। और जहां कहीं हमको तकलीफ होगा, जहां पे हमारे हिंदी भाषी भाइयों के पेट पर अगर बल पड़ता होगा, तो सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपया करके इन पर निर्णय लेने से पहले इनके बारे में भी सोचें। ये जो लोग आए हैं वो इसी देश के नागरिक हैं, इसी महाराष्ट्र के नागरिक हैं, यहीं के ये लोग हैं। ये लोग बाहर से नहीं आए हैं, ये भारतीय हैं सभी लोग। हाँ, अगर कुछ कमियां इनके अंदर है, इन्हें समय दो, मोहलत दो, करेंगे और बुरे भरे मन से करेंगे और ये महाराष्ट्र को, अपनी मिट्टी को नमन करते हुए हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद विनय जी। सुना आपने, ये विनय सिंह का कहना था। और आपको बता दूं कि विनय सिंह भी उत्तर भारतीय हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए पेशे से वकील होने के बाद भी ये वृक्ष लगाते हैं ताकि महाराष्ट्र की पर्यावरण सुरक्षित रह सके। ये वही विनय सिंह हैं जो कोविड में अपने गाड़ी को एम्बुलेंस बना के अपने जान को जोखिम में डाल के ये नहीं देखते थे कि वो पैसेंजर, वो मरीज उत्तर भारतीय है कि मराठी है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी काम करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि ये धरती हमारी है, महाराष्ट्र हमारा है। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं और लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। विनय जी, इतने सालों से आप काम कर रहे हो पर्यावरण पे, अब रिक्शा वालों पे सफाई करते हुए नजर आते हो, कभी इस गली कभी उस एरिया। आपको ऐसा लगता है क्या कभी कि आप या आपके साथ अभी कैसा होता है, या आपका कभी अनुभव रहा है कि अरे ते उत्तर भारतीय है यानी हम महाराष्ट्र वाले? मुझे इसका बहुत ही कम अनुभव है, क्योंकि मेरा जो है बॉर्न बॉटअप यहीं का है। आम्ही मराठी पण चांगली बोलतो, हिंदी पण चांगली बोलतो, काय हरकत नाही आपल्याला। लेकिन मेरे लिए ये मानना है कि जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदी भाषी हो चाहे मराठी हो, इंसान है, उसको अगर दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, उसका अपमान हो रहा है। किसी हिंदी भाषी भाई को कोई भी कान के मार के चला जावे, ये अपमान का विषय है। उसे मौका दो, समझाओ, अच्छी बात है। मैं पिछले 6 साल में कंटिन्यू, जैसे कोविड का समय आया, सब लोगों ने ही बोला की सर तुमचे ते क्लासेस बंद पडला, तुमचं सगळं बंद झालं, तुमचं बिझनेस लॉस झालं, आता सध्या तुम्ही काय करणार? मी बोललो
आता सगळी जर गावाला जाणं, आपण कुठं, ही मुंबई आपल्याला जगवली, ये मुंबई हमको ताकत दिया, पहचान दिया, वजूद दिया, इस मुंबई को छोड़ के आप नहीं जाएंगे। और हम लोग, मैं मुंबई छोड़ के नहीं गया, मैं कंटिन्यू एक कमरे में, जो हमारे कोचिंग क्लास का कमरा था, अब तो मैं टीचिंग करना छोड़ चुका हूं, उस कमरे में 3 महीना रह करके जितने भी कोविड पेशेंट हैं, एम्बुलेंस का भाड़ा 10-10 हजार होता था, उसको अपने गाड़ी को एम्बुलेंस बना करके उसके माध्यम से छोड़ना ले जाना, छोड़ना ले जाना, और कभी परवाह नहीं किया कि वो हिंदी भाषी है, मराठी भाषी है, कोई और भाषी है। और आगे भी पर्यावरण को लेकर हम कंटिन्यू काम करते हैं, टीएमसी के साथ, बीएमसी के साथ, केडीएमसी के साथ हम जुड़कर पर्यावरण के लिए काम करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, और सबका ऑब्जेक्ट एक ही है कि हमारा ठाणा इंपॉर्टेंट है, हमारा ठाणा ही महत्व है, हमारा पर्यावरण महत्व का है। उसी कड़ी में आज रिक्शा वालों को भी शायद, तो रिक्शा वालों को भी एक इंसान के रूप में देखा जाए, उनको अपमानित करने से पहले 4 बार सोचा जाए कि वो कहां से आए हुए लोग हैं। और रही बात शिव परिवार की तरफ से, तो हम सब लोग मराठी सीख रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, और मैं आप सभी से जेजीवी न्यूज के माध्यम से आह्वान करता हूं कि कृपया करके सभी लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार आप शाम 8:30 साढ़े 9 के बीच में कामगार हॉस्पिटल के पास शिव शांति प्रसाद कार्यालय पर मराठी पाठशाला चलाई जाती है। जिन किसी भाई को जरूरत है वो आइए, सीखिए, आप सबको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, आप सीखिए, और कहीं भी किसी भाई को, किसी को भी उल्टा बात मत कीजिए, अनाप शनाप मत बोलिए। हमारा विचार, हमारा काम सकारात्मक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद विनय जी। तो सुना आपने, विनय सिंह थे जो शिव परिवार के प्रमुख हैं और ये पर्यावरण पे काम करते हैं, लेकिन समय समय पे बताते हैं कि इंसानियत होनी चाहिए, ना कि प्रांतवाद का झगड़ा। मेरा भी एक सवाल है सभी नेताओं से कि जब हम राष्ट्रगान करते हैं तो ये कहते हैं कि चाहे उत्तर भारत हो, महाराष्ट्र हो या साउथ हो, हम सब भाई भाई हैं। तो आखिर कब तक इस तरीके से जातिवाद पे बटेंगे, कब तक भाषावाद पे बटेंगे, और कब तक बांट के नेता और लोग अपनी रोटियां सेकेंगे? ये समझने का विषय है, और हमारे नेताओं से सवाल करने का भी कि आखिर मंत्री आपको हमने बनाया, तब आपने ना प्रांत देखा ना भाषा, वोट तो आपने लिया साहब, तो अब प्रांत और भाषा पे लड़ाई क्यों? हम आपका स्वाभिमान हमेशा देखेंगे और भाषाओं को भी अपनाएंगे, लेकिन आप हमारी गरिमा के साथ मत खेलिए, क्योंकि हम इंसान तो ही हैं, आपके साथ में वोटर भी हैं जो आपको चुन के आमदार, खासदार और मंत्री बनाते हैं। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि चाहे भाजपा हो, चाहे हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना, अगर कोई उत्तर भारतीय, चाहे कोई रिक्शा चालक किसी राजनीतिक लोगों का शिकार होता है तो किस तरीके से आगे आते हैं और उनकी मदद करते हैं। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज।